हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो एजुकेशन साइकोलॉजी अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट है। चलिए बिना देरी करते सेशन को शुरू करते हैं। और अगर यदि आपने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। चलिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की एक अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य की एक अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? अर्थात यह एक शिक्षा की डेफिनेशन है, शिक्षा की एक परिभाषा है। यह किस महान व्यक्ति ने दी है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, शिक्षा अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, मतलब शिक्षा जो हमारे अंदर, जो भी हमारे अंदर हम सीखते हैं उसकी पूर्णता, वो हमें जो होता है वो हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। मतलब हमारे अंदर जो भी चीज है हम उसे कंप्लीट करते हैं, पूर्णता। ठीक है, और फिर उसको अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अपनी एक्सप्रेस करते हैं, अपने चीजों को, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करते हैं। वही क्या है? एजुकेशन है, शिक्षा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, बालक के सामाजिकरण की। ऑप्शन बी, सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की। ऑप्शन सी, बालक में सर्वोत्तम को बाहर लाने की। बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि विवेकानंद जी ने डेफिनेशन करी थी। ऑप्शन नंबर डी, बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बृहत्तम बनाती है? मतलब जो हमारे अंदर जो भी हम सीख रहे हैं उसको बाहर निकालती है ना, बाहर निकालती है, बृहत्तम बनाती है। तो आप इसे कथन है, ये भी एक परिभाषा है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे बिना उसके आप इसे नोट डाउन करें, खाली सुने नहीं, आप इसे नोट डाउन करें, एक नोट्स बनाए हैंडमेड। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बृहत्तम बनाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉबेल। ठीक है, यह परिभाषा किसने दी है? फ्रॉबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? यह किसका कथन है? शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। देखिए, अब जो एग्जामिनर का जो ट्रेंड है, जो एग्जामिनर जो कर रहा है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी टाइप के आ रहे हैं। आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, ज्यादातर कथन परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। यूपी टेट में तो हद से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल याद ही कर लें और इसको नोट डाउन करते चले। ठीक है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यह कथन है एडम्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एडम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? तो इसका आंसर है जॉन डीवी। पूरा नाम इनका क्या है डीवी का? जॉन डीवी। ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी। ठीक है, तो जॉन डीवी ने जो अपनी एक परिभाषा दी है, वो परिभाषा मैं आपको बताता हूं, उसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, जॉन डीवी ने एक परिभाषा दी है, ठीक है, शिक्षा के लिए। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक परिभाषा है, नोट डाउन करें। देखिए क्या कहा है जॉन डीवी ने, शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है, शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण में नियंत्रित तथा अपनी भावी समस्याओं को हल करने के योग्य बनाती है। क्या बताया मैंने? शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण में नियंत्रित तथा अपनी भावी समस्याओं को हल करने के योग्य बनाती है। ठीक है, शिक्षा, ठीक है, अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपने भावी समस्याओं को हल करने के योग्य बनाती है। कौन बनाती है? शिक्षा।
एजुकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो है क्या? शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करना, किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, व्यक्ति का विकास करना। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? क्वेश्चन ये भी पूछा था कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है और जिसका आधारभूत उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण संपूर्ण विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण संपूर्ण विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? किसने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वॉटसन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉटसन। जो वॉटसन थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा है। क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक जो है विज्ञान है। किसने कहा? वॉटसन ने। अच्छा, वॉटसन जो है उन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। वॉटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक। अच्छा, व्यवहारवाद क्या है? ठीक है, जो मनोविज्ञान था वो आगे चल के आधुनिक समय में क्या हुआ, कई जो हिस्सों में बट गया, कई शाखाओं में बट गया। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं? ठीक है, संरचनावाद, ठीक है, स्ट्रक्चर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, इसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म। ठीक है, प्रकार्यवाद में बट गया। कौन कौन? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, और कौन सा था? व्यवहारवाद हो गया। ठीक है, इस तरह से लगभग 5 पार्ट्स में जो है ये 5 शाखाओं में डिवाइड हो गया। ठीक है, बट गया था। तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था। और वॉटसन जो है वो क्या है? व्यवहारवाद के जनक है, बिहेवियरिज्म के जनक है। कौन? या प्रमुख प्रवर्तक कहलाते हैं या इसके फादर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? वॉटसन। ठीक है, अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कोई भी आपको ऑप्शन मतलब दे दिया जाएगा, है ना, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, किसी 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम आपको दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन जो है वो व्यवहारवादी नहीं है या इनमें से कौन व्यवहारवादी है। ठीक है, कौन बिहेवियरिस्ट है और कौन नहीं है बिहेवियरिस्ट। ठीक है, तो कौन कौन है देखिए व्यवहारवादी, आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वॉटसन हो गए क्योंकि वॉटसन इसके जनक भी हैं व्यवहारवाद के। और कौन है? स्किनर, पावलाव और वुडवर्थ। स्किनर, पावलाव और वुडवर्थ, ये भी क्या है? व्यवहारवादी हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया है? व्यवहार का अध्ययन किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? व्यवहार का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम जो किया गया था वो किया गया था आत्मा का अध्ययन। सर्वप्रथम पहले जो मनोविज्ञान को जो माना जाता था वो क्या माना जाता था? आत्मा का, ठीक है, विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजैव है। ठीक है, तो ये जो कथन है, ये जो परिभाषा है, ये जो कथन है, यह जो परिभाषा है वह कही है वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने। अब ये जो कथन है इसका अर्थ क्या है ना, इसका अर्थ भी तो हमें पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, इसका मतलब जो पहले जो मनोविज्ञान था वो किसका अध्ययन था? आत्मा का। मतलब पहले जो किया था वो आत्मा का अध्ययन किया था, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। किसे?
मनोविज्ञान को, ठीक है, पहले समय में, प्राचीन समय में, ठीक है, सबसे प्राचीन समय में आत्मा का, ठीक है, तो इसे जो कहा जाता है वो आत्मा का अध्ययन किया जाता था, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो किसने, कौन से मनोवैज्ञानिक जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं, तो आपको बताना है, ठीक है। तो वो कौन कौन है जो आत्मा का विज्ञान मानते हैं, तो वो है प्लेटो, कौन, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या माना है, आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन, ठीक है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, फिर अपने मन का, फिर अपने मन का त्याग किया, है ना, पहले जो है आत्मा का, फिर अपने मन का, तो मन का जो विज्ञान माना है वो माना है पंपोलोजी ने, ठीक है, लिख लेंगे आप, इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। पंपोलोजी ने क्या माना है, मन का विज्ञान माना है। फिर अपनी चेतना का, थर्ड पॉइंट है फिर अपनी चेतना का, तो चेतना का विज्ञान किसने माना है, ठीक है, चेतना का विज्ञान किसने माना है, तो चेतना का विज्ञान माना है विलियम जेम्स ने, वुंट ने और टिचनर ने। चेतना का विज्ञान किसने माना है, विलियम जेम्स ने, वुंट ने व टिचनर ने। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो भी आप जो है नोट डाउन कर लें। विलियम जेम्स जो है, इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो पुस्तक जो है कई बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, कब लिखी थी, 1890 में, मतलब 1890 में, 1890 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मनोविज्ञान के सिद्धांत, ठीक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक किसकी है, विलियम जेम्स की है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, ठीक है। और विलियम जेम्स जो है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रकार्यवाद का जनक कहा जाता है। विलियम जेम्स को ही क्या कहा जाता है, प्रकार्यवाद का जनक, जिसे प्रकार्यवाद को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनलिज्म, ठीक है। फंक्शनलिज्म जो है प्रकार्यवाद को इंग्लिश में कहा जाता है और इसका दूसरा नाम कार्यवाद भी है, प्रकार्यवाद को कार्यवाद भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके जो जनक थे वो कौन थे, विलियम जेम्स। संरचनावाद के जनक कौन कहलाएंगे, विलियम जेम्स, ठीक है, सॉरी प्रकार्यवाद की बात कर रहा हूं, है ना, प्रकार्यवाद के जनक कौन कहलाएंगे, विलियम जेम्स, ठीक है। फंक्शनलिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेतना के बाद अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजाए हुए है, सजोए है ना, मतलब इस टाइम जो है, जो आधुनिक समय, जो इस टाइम हम पढ़, जो इस टाइम प्रेजेंट में है, वो जो चल रहा है समय, तो इस टाइम जो मनोविज्ञान है वो है व्यवहार का अध्ययन, मतलब व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया व्यवहारवाद के जो जनक है वो कौन है, वाटसन, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। संरचनावाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, वो थे विलियम वुंट, कौन थे, विलियम वुंट। याद रखेंगे आप, संरचनावाद को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी। देखिए गेस्टाल्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं समग्र, संपूर्ण, गेस्टाल्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समग्र। तो जो गेस्टालिज्म है, ठीक है, उसकी जो आधारशिला है, उसके जो जनक है वो है मैक्स बर्थीमर। कौन है, मैक्स बर्थीमर, ठीक है। मैक्स बर्थीमर जो है वो इसके जनक है, ठीक है। और कोहलर व कोफका जो है, कोहलर व कोफका इसके सह संस्थापक है, मतलब संस्थापक कौन है इसके, वैसे जो मुख्य संस्थापक है वो कौन है, मैक्स बर्थीमर, और इसके जो सह संस्थापक हैं वो है कोहलर व कोफका। कौन है, कोहलर व कोफका। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और जानकारी आप याद रखें, लिख लें, जो कोहलर है
वो कौन है? गेस्टाल्टवादी है। एक तो ये बात याद रखें, कोहलर कौन है? गेस्टाल्टवादी है। और जो गेस्टाल्टवादी जो थे, जो गेस्टाल्टवादी हैं, वो क्या करते हैं? व्यवहार में संपूर्णता पर बल देते हैं। किस पे? व्यवहार में संपूर्णता पर बल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन व्यवहार में संपूर्णता पर बल देते हैं, तो आपको आंसर लगाना है गेस्टाल्टवादी। ठीक है, कोहलर जो है वो क्या है? गेस्टाल्टवादी है। और कोहलर ने जो है सूझ का सिद्धांत दिया। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? सूझ का। कोहलर ने सिद्धांत दिया था सूझ का, जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया, सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। और उन्होंने एक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, कोहलर पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा ही। ठीक है, तो जब आपको अच्छे से और समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू वुंट, मतलब विलियम वुंट। विलियम वुंट ने जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनेगा? इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कहां पर किया था? तो वो किया था जर्मनी में। अच्छा, जर्मनी में कहां पर किया था? वो किया था जर्मनी के एक लिप्जिग नामक शहर में। अच्छा, ये जो प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी? वो हुई थी 1879 में। ठीक है, 1879 में, 1879 में, विलियम वुंट। ठीक है, याद रखेंगे सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और विलियम वुंट जो है वो कौन है? संरचनावाद के जनक भी हैं, स्ट्रक्चरलिज्म के जनक भी हैं विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? जो मनोविज्ञान की जो वो है वो कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? वो है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश यूपी टेट से जो है यूपी में ये आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय विश्वविद्यालय मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था? निम्नलिखित में से किस प्राचीन, तो प्राचीन विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, तो इसका आंसर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। और ये बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र था। कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है? शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम में तनाव को न्यून करना, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, भावी अधिगम के लिए सशक्त बनाना, स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। जो गुरुकुल प्रणाली है शिक्षा की, उसमें क्या था? समानता पर विशेष बल दिया गया था। समानता मतलब जो जातिगत भेदभाव है, ऊंच नीच, वो सब दूर की जाए। ठीक है, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं हो, इसलिए जो है शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली को पहले बहुत अच्छा माना गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म में शिक्षा का आरंभ करने के संस्कार को कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में शिक्षा को आरंभ करने के संस्कार को कहा जाता है पवज्जा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पवज्जा होता क्या है? बौद्ध धर्म में शिक्षा के आरंभ करने के संस्कार को मैंने आपको आंसर बता दिया, पवज्जा कहा जाता था। इसमें क्या होता है? इसमें छात्र अपना सिर मुड़वाकर, जो छात्र होता था, जो शिक्षा ग्रहण करने आता था, वो अपना सिर मुड़वाकर नए पीले वस्त्र धारण करके मठ के सबसे बड़े भिक्षु के चरणों में, जो मठ का सबसे बड़ा भिक्षु होता है उसके चरणों में अपना माथा टेककर शरण त्रयी करता था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो पवज्जा जो संस्कार था वो क्या था। उसमें क्या होता था? जो छात्र अपना सिर मुड़वाकर नए पीले वस्त्र धारण करके मठ के सबसे बड़े भिक्षु के चरणों में अपना माथा टेककर जो क्या करता था? वो शरण त्रयी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं। वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं। ऑप्शन ए, गार्गी वैदिक काल की है, मैत्रेयी वैदिक काल की, संघमित्रा वैदिक काल की, ये नहीं है विदुषी महिला। ठीक है, ऑप्शन डी, विशंबरा, ये भी ठीक है। ऑप्शन ई, अपाला, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हो, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में भी सी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब सी इसका आंसर है, A, V, D, E। तो ऑप्शन नंबर सी।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको, ठीक है, फैक्चुअल भी है और मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन की जहां नीड है वो भी आपको मैं दे रहा हूं, इसलिए नोट डाउन से जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा में अधोगामी, तो ये जो निस्पंदन का सिद्धांत है वो दिया था लॉर्ड मैकाले ने, ऑप्शन नंबर बी। किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था, ठीक है, किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले। अच्छा, सिद्धांत है क्या? इस सिद्धांत का एक दूसरा नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। इस सिद्धांत का दूसरा नाम है नीचे की ओर निस्यंदन। इस सिद्धांत का जो है वो दूसरा नाम है नीचे की ओर निस्यंदन, ठीक है, नीचे की ओर निस्यंदन, ठीक है। इसका प्रतिपादन जो किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था, ठीक है। मैकाले ने कहा था कि शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर पहुंचे, जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग से निचले वर्ग तक कैसे जाए? उच्च वर्ग से छनकर पहुंचे, और बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, ठीक है, और बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि कुछ समय में ही चौड़ी व विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों को सिंचित कर दे, ठीक है। यहां पे सूखे क्षेत्र का मतलब क्या है? सूखे क्षेत्र मतलब जहां पर शिक्षा नहीं है, जहां पर अशिक्षा है वहां पर, ठीक है। तो इस सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, अभी मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है, ठीक है, किस आयोग, किसने दिया है? कोठारी आयोग ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग। जो कोठारी आयोग था उसने स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया था। अच्छा, कोठारी आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, 2-3 पॉइंट इसके, वो आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो जो कोठारी आयोग, भारत सरकार ने जो है कोठारी आयोग का जो गठन किया था वो लगभग कब किया था? वो किया था 1964 में। कब किया था? 1964 में, वर्ष 1964 में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? याद रखना जो जो बात पॉइंट बता रहा हूं मैं, ठीक है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए इसका नाम भी कोठारी आयोग है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। इस जो कोठारी आयोग का जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य था शिक्षा प्रणाली को नया आकार, मतलब जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षा आकार, उसको नया आकार है, नई दिशा देने के लिए, ठीक है, इसका जो है गठन किया गया था कोठारी आयोग का। और एक पॉइंट और याद रखना है, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा इस उपशीर्षक से 1966 में अपनी रिपोर्ट दी। किस शीर्षक से? इसका शीर्षक पूछा जाएगा कि इसका जो कोठारी आयोग का जो शीर्षक था वो उपशीर्षक क्या था, तो उसका शीर्षक का नाम था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, ठीक है। और ये रिपोर्ट किस सन में प्रस्तुत की थी? तो वो की थी 1966, 1966 में, ठीक है। और एक पॉइंट और पूछा था, ये जो कोठारी आयोग था वो मुख्यतः इसका केंद्र बिंदु क्या था? इसका जो ये प्रमुखता किस चीज पर केंद्रित था, मतलब कौन सी शिक्षा पर केंद्रित था? तो वो थी माध्यमिक शिक्षा। वैसे इसने सारी शिक्षाओं पर ध्यान दिया था, आपको क्वेश्चन में पता चल गया, लेकिन जो जो केंद्रित रहा था वो रहा था माध्यमिक शिक्षा पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और सेशन को जो है वो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और स्टूडेंट्स, आप जो है महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमारी वीडियो की क्लासेस वगैरह जानने के लिए, ठीक है, और पीडीएफ लेने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।